हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। मैं हूं नितिका भोला फ्रॉम विक्रमादित्य एकेडमी। हाउ आर यू ऑल? और मैं आज फिर से आ गई हूं आपकी डिमांड पे, क्योंकि आपने कहा था कि मैम रोज़ सेशन दें, तो मैं आपकी इस स्पेशल रिक्वेस्ट पे अब रोज़ आपके लिए लाइव सेशंस दिया करूंगी। और आप प्लीज़ उसे देखिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट्स हैं मुझे बताइए। आई विल फॉर श्योर लुक इनटू दैट. So thank you so much once again starting my session. Before starting my session, I just want to thank you everyone whosoever is watching my all these videos on daily basis. So आज फिर एक नया टॉपिक लेके मैं आपके साथ आई हूँ, वो है सेंटेंस फॉर्मेशन, है ना। बिकॉज सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन ही नहीं पता तो बाकी स्टेप्स हमारे लिए बेकार हैं। तो इसीलिए आइए उस बेसिक से शुरू करते हैं। सो आपको जितने भी टाइप्स के सेंटेंस हैं, उनका फॉर्मेशन क्या है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उस बारे में आज सब हम इस लाइव सेशन में बात करेंगे। सो आइए चलते हैं टुवर्ड्स दी स्टडी सेशन। राइट, तो आज हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम चाय पीते हैं, वी ऑल टेक टी, या हम शेक्स पीते हैं, या कोई भी फूड खाते हैं, तो हर एक फूड की, शेक्स की, टी की, हर एक चीज़ की एक रेसिपी होती है, राइट। अगर सपोज इफ़ आई हैव टू मेक टी, हाँ, और टी बनाने के लिए इफ़ आई डोंट अगर आई विल नॉट बॉयल इट प्रॉपरली, तो क्या वो ठीक से चाय बनेगी? नहीं। या सपोज इफ़ आई हैव टू मेक और कुक वेजिटेबल, कोई भी सब्ज़ी मुझे बनानी है, सो उसमें अगर मैं पहले सारी सब्जियां डाल दूँ, देन सारे स्पाइसेस डालूँ, और बाद में अगर उसमें मैं जो हूँ अनियन डालूँ, गार्लिक डालूँ, तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। एंड वो अकॉर्डिंगली एज पर दी स्टाइल, मतलब जो हमें सब्ज़ी चाहिए होती है प्रॉपरली कुक्ड, वो उसका जो स्टाइल है, जो हम उसको फॉर्म कर रहे हैं, सब्ज़ी जो बना रहे हैं, वो ठीक से नहीं बनेगी। सो हर एक चीज़ को करने का एक स्टाइल होता है, हर एक चीज़ को करने का एक स्टेप बाय स्टेप जो है मेथड होता है। इसी तरीके से सेंटेंस में भी हर एक सेंटेंस को फॉर्म करने का एक मेथड होता है। अगर उल्टा सीधा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और आज वही हम सीखेंगे इस क्लास में, राइट। तो सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, तो जैसे कि हमें सब्ज़ी बनाने के लिए, खाना बनाने के एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, राइट। हम सारी चीज़ें पहले इकट्ठा करते हैं किचन में, चॉप्ड वेजिटेबल्स इकट्ठे करते हैं, सारे स्पाइसेस इकट्ठे करते हैं, उसके बाद वाटर सब्जी में डालने के लिए रखते हैं। सो वी जस्ट कीप ऑल द थिंग्स रेडी टू मेक वेजिटेबल, टू कुक वेजिटेबल इन आवर किचन। सो सेम वे सबसे पहले आइए देखते हैं एक सेंटेंस के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है। सो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सब्जेक्ट। सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए वी नीड हेल्पिंग वर्ब, we need main verb, we need object, we need preposition। ये मेन चीज़ें हैं जो एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे समटाइम्स सेंटेंस में डिटर्मिनर, जेरेंस या इन्फिनाइट वर्ब, पता नहीं क्या 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 जो है हम चीज़ें सेंटेंस में यूज़ करते हैं, बट ये बेसिक्स हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी मेक टी, हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हुए अगर हम उसमें विदाउट मिल्क अगर टी बनाते हैं तो भी उसे टी कहते हैं, राइट। कभी कभी हम टी में जो है शुगर नहीं डालते, बिकॉज फ्यू ऑफ द पीपल, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक शुगर इन टी, वो नहीं लेते हैं, सो उसको भी टी कहते हैं। ऐसा नहीं विदाउट शुगर टी नहीं होती। समटाइम्स वी डोंट यूज़ वाटर वाइल मेकिंग टी, हम सिर्फ दूध से चाय बना लेते हैं, तो वो भी टी होती है। सो सेम वे एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सब चीज़ें चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि sometime it happens
कि किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, कभी कभी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बिकॉज हमने देखा होगा देयर आर सेंटेंसेस जैसे कि रीना रन्स फास्ट, तो उसमें ओनली बिकॉज इट्स अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ऐसी है जिसमें कि वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और यस. हम लेटर ऑन विल अंडरस्टैंड टेंसेज ऑल्सो, उसका भी सेशन में लूँगी, बट अभी आपको वैसे ही बता रही हूँ दैट कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, राइट. कभी कभी यू नो वर्ब इटसेल्फ वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, राइट. समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, समटाइम किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है मेन वर्ब नहीं आती, एक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. नेहा इज अ टॉल गर्ल, एक्शन कहाँ है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नेहा, राइट. सब्जेक्ट, सॉरी इट इज ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट सब्जेक्ट. जस्ट अ मिनट, आई जस्ट राइट इट अगेन. सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर एक सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए तभी वो सेंटेंस होगा. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर एक सेंटेंस में जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए तो ही वो सेंटेंस होगा. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर एक सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेपोजिशन होना चाहिए. मिसिंग हो सकती हैं, बट ये बेसिक मटेरियल है जो कि एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए चाहिए होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख रही हूँ, सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट. The dog barks. The dog barks. तो dog barks एक ऐसा सेंटेंस है, आप देखिए subject the dog, action means main verb, right. So this is subject, this is main verb, but there is no object. अब डॉग बार्क्स कहाँ, वेयर, कोई रीज़न हमें नहीं पता, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट देयर, सो इट मीन्स कि, लेकिन हम इसको भी विल कॉल इट सेंटेंस. सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है या नहीं भी होता है, बट वी कॉल ऑल दोज सेंटेंसेस, ठीक है. लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि हम फॉर्मेशन सीख रहे हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, राइट. सो आई जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस. सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की. आई जस्ट रिमूव ऑल दीज, मैं ये सब हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये सारे जो हैं वो सेंटेंस के पार्ट हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है. सो सब्जेक्ट इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस विच whom we talk about, जिसकी बात हो रही होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट है, एम्फेसिस किस पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है. तो सब्जेक्ट ऐसा एक पोर्शन ऑफ, या आप एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस में जिसकी बात हो रही होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. सो फॉर एन एग्जाम्पल, नेहा हैज़ finished her work. Neha has finished her work. So I have to identify कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है. Am I talking about finish? Am I talking about work? किसकी बात कर रही हूँ मैं इस पूरे सेंटेंस में. आई एम टॉकिंग अबाउट नेहा. नेहा की बात कर रही हूँ कि नेहा इज़ द मेन पर्सन, या जो भी वर्ड है जिस पे मैं फोकस डाल रही हूँ. तो सेंटेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सब्जेक्ट नाउन ही होना चाहिए, प्रोनाउन ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है. वो कोई ऑब्जेक्ट की बात भी हम कर सकते हैं. सो किसी भी सेंटेंस में जब कोई ऐसा वर्ड जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी बात हो रही है, उस पर्टिकुलर वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दी सेंटेंस, क्योंकि आगे भी आपके काम आता है, राइट. क्योंकि जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखा रही होंगी तो आपको वहाँ पर ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है. सो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो एक वर्ड सेंटेंस में होता है जिसकी मेनली बात हो रही होती है. तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, नेहा की. लेट्स एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. My dog barks on strangers.
माई डॉग बार्क्स ऑन स्ट्रेंजर्स। तो इस सेंटेंस में देखिए बार्किंग की बात नहीं हो रही, स्ट्रेंजर की बात हो रही, हम बात कर रहे हैं माई डॉग की, ठीक है, माई डॉग, राइट। सो ये जो माई डॉग वाला पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, माई डॉग की, ठीक है। सो माई डॉग नेहा, ये क्या हुआ, दीज आर सब्जेक्ट्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ताजमहल is a beautiful place to visit. Right? ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट। सो ताजमहल किसकी बात हो रही, ब्यूटिफुल की नहीं हो रही, विजिट की बात नहीं हो रही। वेयर एम आई फोकसिंग, यानी मैं इस पूरे सेंटेंस में किसकी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ताजमहल। सो यू कैन सी आई एम इन द फर्स्ट सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट नेहा, नेहा हैज फिनिश्ड हर वर्क। तो कौन, किसने अपना काम फिनिश किया, नेहा। माई डॉग बार्क्स ऑन स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, माई डॉग की, राइट। who is barking on the strangers, dog। तो आई एम फोकसिंग ऑन माई डॉग, तो माई डॉग क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, ताजमहल। सो दीज आर 3 सेंटेंसेज विच इज हेल्पिंग यू टू टेल कि सब्जेक्ट क्या होता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसकी सेंटेंस में मेनली बात हो रही होती है। इज दैट क्लियर। अगले हम मटेरियल पे चलते हैं, अगले पार्ट ऑफ सेंटेंस पे चलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। जो एक और पार्ट था हमारे सेंटेंस का वो था हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है, उसका फंक्शन क्या होता है, राइट। सो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले भी समझाया है, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में विच टेल्स द टाइम। और मैंने आपको वर्ड्स के कॉन्सेप्ट में, अगर आपको याद हो तो मेरे कुछ जो पुराने सेशंस हैं उनमें से आपको एक सेशन में बताया था दैट हेल्पिंग वर्ब होते हैं टाइम टेलिंग वर्ड्स। उसका नाम मैंने रख दिया था आपको समझाने के लिए, टाइम टेलिंग वर्ड्स। जी हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो होते हैं टाइम टेलिंग वर्ड्स सेंटेंस में, जो कि हमको ये बताते हैं कि ये सेंटेंस, ये जो एक्शन हुआ है सेंटेंस में, ये एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हो चुका है, या अभी हुआ नहीं है, उसकी होने की प्लानिंग हो रही है, होने वाला है, इट इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिनको हम फॉर्मली ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हेल्पिंग वर्ब जो है टाइम tells the time in the sentence. So I'm just giving you an example. I'll just explain you with the help of an example. Neha has finished her work. Neha has finished her work, right? अब आप ये देखिए इस सेंटेंस में, एज आई टोल्ड यू व्हाट इज सब्जेक्ट, whom we are talking about, नेहा, राइट। अब नेहा ये जो एक्शन कर रही है सेंटेंस में, जो एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या है, फिनिशिंग का एक्शन हो रहा है, वो अपने काम को फिनिश कर रही है। सो फिनिशिंग इज द एक्शन, राइट। लेकिन कौन सा ऐसा वर्ड है सेंटेंस में वो आपको ये बता रहा है कि एक्शन अभी प्रेजेंट में हो चुका है, या पास्ट में हो चुका था, या अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो वर्ड इज हैज, ठीक है। तो अब देखिए, नेहा हैज फिनिश्ड हर वर्क, नेहा ने अपना काम खत्म कर लिया है, आज ही तो किया है, अभी अभी तो किया है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट में वर्क के होने का कंफर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है यहाँ पे, हैज, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। और अगर यहाँ पे ये हैज नहीं होता, 1%, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस अब रीड करती हूँ, नेहा फिनिश्ड हर वर्क, नेहा ने काम किया, बिल्कुल ही सेंस चेंज हो गई, नेहा ने काम किया, अपना वर्क
फिनिश कर लिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बन गया, यानी कि पास्ट में चला गया। सो अगर लेकिन मुझे किसी को ये बताना है कि मैंने अभी अभी अपना वर्क कंप्लीट किया है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे हैज़ लगाना होगा। आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब ही हेल्प करती हैं एक्शन के एक्चुअल टाइम को बताने में, कि ये जो एक्शन है अभी चल रहा है प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट में ख़त्म हो चुका है, इट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है, और इट इज़ ऑलरेडी डन, ये ख़त्म हो चुका है, पास्ट में इट हैज़ बिन डन, राइट। सो दिस इज हेल्पिंग वर्ब, वी ऑल्सो कॉल इट ऑक्सिलरी वर्ब, राइट, या लिंकिंग वर्ब्स भी कह देते हैं, क्योंकि वो लिंक करते हैं किसको, सब्जेक्ट और उसके एक्शन को लिंक कर रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हेल्पिंग वर्ब्स का या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का मेन जो काम होता है, मेन जो फंक्शन होता है, यही होता है कि वो सेंटेंस में आपको टाइम बताती हैं, राइट। सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। सो हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, am, sorry, I'll just write this way. So the helping verbs are is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, do, does, did, was, were, had, have, will, shall, और भी है, ठीक है। So these are few examples, is, am, are, has, have, do, does, was, were, had, did, will, shall. So these are helping verbs. So आप देखिए इनको लगने से जैसे ये सेंटेंस में लग जाते हैं, क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सेंटेंस की सेंस जो है उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है कि ये जो एक्शन है ये कब हुआ है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है। मैं आपको और भी एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देना चाहूँगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से नेहा वॉज कॉमिंग हर हेयर। कभी हेयर्स नहीं लिखते क्योंकि हेयर जो है इटसेल्फ जो है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, क्यों, सॉरी नॉट प्रोनाउन, सॉरी प्लूरल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बेटा हेयर का मतलब हमारे सारे बाल होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसीलिए कभी भी हेयर्स यूज़ नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगी हेयर इज़ द राइट वर्ड विच वी ऑलवेज हैव टू यूज़ इन इंग्लिश। हम कभी चिल्ड्रंस यूज़ नहीं करते, चिल्ड्रन यूज़ करते हैं क्योंकि चिल्ड्रन इटसेल्फ इज़ प्लूरल वर्ड, प्रोनाउन नहीं, प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है। सो हेयर्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता, और अक्सर हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक और मिस्टेक करते हैं, पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है, राइट। तो पीपल इटसेल्फ इज़ अ प्लूरल वर्ड, ठीक है। सो मेक श्योर दैट वाइल मे बी स्पीकिंग और मे बी राइटिंग हम ये गलतियाँ ना करें, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव सीन, मोस्ट ऑफ द पीपल इनफैक्ट हैव सीन ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, हेयर को हेयर्स और पीपल को पीपल्स और चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कह देते हैं। सो लेट्स इम्प्रूव दैट। नेहा वॉज कॉमिंग हर हेयर, तो इसमें देखिए नेहा, अगर मैं वॉज की जगह पर इन प्लेस ऑफ वॉज इफ आई पुट इज, नेहा इज कॉमिंग हर हेयर, तो नेहा इज लगने से क्या हो गया, नेहा अभी अपने हेयर कॉम करे, नेहा इज कॉमिंग हर हेयर, राइट। लेकिन इफ आई पुट वॉज, तो वॉज लगने से क्या हो जाएगा, नेहा वॉज कॉमिंग हर हेयर, वो अपने बाल कंघी कर रही थी, तो पास्ट हो जाएगा, राइट। सो हाउ दीज हेल्पिंग वर्ब्स create difference in the time when they are used in the sentences. तो ये उनका यूसेज होता है और कैसे वो टाइम का डिफरेंस क्रिएट करती हैं जब वो सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगती हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होता है, इज मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब
आपने पहले पढ़ा है ना, ऑलरेडी टॉट यू दैट मेन वर्ब क्या होता है. मेन वर्ब इज एक्शन. हाँ, जब हम एक्शंस की बात करते हैं, मेरे कल के सेशन में मैंने आपको बताया था एक्शन को हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं. 1 इज फिजिकल एक्शन, 1 इज मेंटल एक्शन एंड थर्ड 1 इज स्टेट ऑफ बीइंग, है ना. हमने कल पढ़ा था मेन वर्ब को हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं. एक्शन किस किस टाइप के होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे मेन वर्ब पे. सो मेन वर्ब इज एक्शन, राइट. ऑल द यानी सेंटेंस में any word which represent action, any word which represent mental action, any word which represent physical action, any word which represents state of being are called main verb या stative verb इनको बोलते हैं, right, which I explained in the last session to you. So main verb, let's see in the examples of the sentence. देखते हैं. So Rohan has gone to office. So in this sentence, which word is representing action? Rohan has gone to office. कौन सा ऐसा word है जो action represent कर रहा है? Yes, gone. So gone मतलब जाना. So go, went, gone. 3 forms. ठीक है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने जितने भी action verbs हैं उनकी 3 forms पढ़ी हैं. First form of the verb, second form of the verb, third form of the verb, right? So in 3 forms of the verb का क्यों है English language में usage? Why हम एक simple root verb ही क्यों नहीं use करते go? But ये जो main verbs होती हैं basically ये भी आपको time telling verb के साथ लग कर, ठीक है, आपको जो टाइम है उसका क्लियर आइडिया देती हैं. क्योंकि अगर वर्ब्स नहीं होंगी तो हमको ये आइडिया नहीं होगा. अगर लेट्स से मुझे आपको कुछ कम्युनिकेट करना है अपना पास्ट इंसिडेंट, ठीक है, तो पास्ट इंसिडेंट कम्युनिकेट करना है तो उसमें भी लाइक आई वेंट टू गोवा, मैं गोवा गई, ठीक है, मुझे आपको ये बताना है इंग्लिश में, ठीक है. लेकिन आई गो टू गोवा तो किसी सुनने वाले को ये समझ में नहीं आएगा कि आप गोवा गई थी, आप गोवा जाएंगी या आप गोवा जा रही हैं. हाँ, अगर मैं सिंपली वहाँ पे एक रूट वर्ब गो लगा दूँ, ठीक है. सो इसीलिए अपने मैसेज को, अपने कम्युनिकेशन को और क्लियरली समझाने के लिए, अपने मैसेज को और क्लियरली बताने के लिए, चाहे वो रिटन में है चाहे वो वर्बल है, हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं. और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में अपने मैसेज को क्लियरली हम बताएं कि ये एक्शन पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है. हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब्स की भी क्या होती हैं, फॉर्मेशन चेंज हो जाती है. सो कभी वो फर्स्ट फॉर्म लगती हैं सेंटेंस में, कभी वो सेकंड फॉर्म में आती हैं, कभी वो थर्ड फॉर्म में आती है. तो देखिए इस सेंटेंस में यू कैन सी जनरली मैं ऊपर लिख देती हूँ कि गो जो है रूट वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन. सो आप देखिए इस सेंटेंस में इसकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, रोहन हैज गॉन टू ऑफिस. सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यानी कि ये हैज़ हमको बता रहा है कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हुआ है, लेकिन प्रेजेंट का परफेक्शन शो कर रहा है. ये मैं आपको भी डिटेलिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे अगले सेशंस में यू विल हैव मोर आइडिया ऑफ टेंसेस. मैं आपको टेंसेस भी कराऊंगी कि टेंसेस का क्या इंपॉर्टेंस है, यूसेज क्या है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में और क्यों हम टेंसेस को यूज़ करते हैं, और टेंसेस को पहचानने के लिए क्या क्या चीज़ें वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड. सो इन आवर अदर साइड, सो आई विल नॉट गो इन टू डिटेलिंग, बट क्योंकि हम सेंटेंस कर रहे हैं तो ये पार्ट थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है कि वर्ब जो उसकी 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, राइट. उसके अलावा आई कैन मे बी शेयर फ्यू मोर लाइक होल्ड, होल्डेड, होल्डेड, लुक, लुक्ड, लुक्ड, शट, 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 राइट, कीप, केप्ट, केप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. तो ऐसे 3 फॉर्म्स ऑफ दी वो बहुत सारी हैं. आगे आई विल कीप मेक यू अंडरस्टैंड दोज ऑल्सो. सो गो, वेंट, गॉन में देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है ये, राइट. सो ये भी आपको बेसिकली जो मेन वर्ब है वो भी आपको यही बताती है कि ये जो एक्शन है ये कहाँ हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब, राइट. सो इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं किसकी बात कर रही हूँ. लेट्स रिकॉल एवरीथिंग. रोहन हैज गॉन टू ऑफिस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट रोहन. रोहन क्या हुआ हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट. रोहन क्या एक्शन कर रहा है, व्हाट एक्शन रोहन इज डूइंग, गॉन, जाने का काम कर रहा है. सो दिस इज योर मेन वर्ब. सो दिस इज एन एक्शन.
और उस एक्शन के टाइम को बताने के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब. सो हैज इज हेल्पिंग वर्ब, राइट. एंड नाउ द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वी आर मूविंग टूवर्ड्स. अगला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है, प्रेपोजिशन. ये जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो, किसी किसी सेंटेंस में नहीं होता, बट क्योंकि होता है सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि ये भी एक सेंटेंस का, क्योंकि जो आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रही हूँ, जो उसको फॉर्म करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, आज मैं बेसिक चीज़ों की बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लाइक इट हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट, बट मैं आपको सिर्फ आज जो बेसिक कुछ 5-6 जो एक्चुअली वर्ड्स चाहिए होते हैं सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए वो मैं बता रही हूँ. लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो, हर सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वो भी सेंटेंसेस होते हैं, राइट. सो प्रीपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको वर्ड के कॉन्सेप्ट में बताया था, प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड विच टेल्स यू द पोजीशन, है ना, कि जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में वो एक्शन कहाँ पे हो रहा है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन क्या है, राइट. अब आप इसी सेंटेंस में देखिए, रोहन हैज़ गॉन टू ऑफिस. तो टू, देखिए रोहन इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जाने का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब ये बता रही है कि एक्शन कब हो रहा है, राइट. लेकिन वो कहाँ जा रहा है, टू, यानी ऑफिस को जा रहा है. तो ये जो टू वर्ड है ये एग्जैक्टली हमें क्या कहाँ इशारा कर रहा है, उस लोकेशन की, उस पोजीशन की तरफ इशारा कर रहा है. सो टू इज प्रेपोजिशन, राइट. एक और एग्जाम्पल मैं प्रेपोजिशन का यहां पे लिख रही हूं आपके लिए. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. अब आप इस सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, टेबल की बात हो रही है, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कैट. तो कैट इज, द कैट इज सब्जेक्ट. कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. व्हाट इज द एक्शन, विच वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग एक्शन हेयर. एक्शन क्या हो रहा है, सिटिंग का, बैठने का, क्योंकि वही एक बॉडी मूवमेंट कर रही है कैट की, ठीक है. सो सिटिंग इज मेन वर्ब. अब कौन सा वर्ड ये बता रहा है कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, यस, दिस इज क्या हो गया यहाँ पे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब. और अब कैट सब्जेक्ट, कैट क्या वर्क कर रही है, एक्शन क्या कर रही है, सिटिंग का. सिटिंग कब हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, राइट. अंडर द टेबल, क्या पोजीशन है, कौन सा ऐसा वर्ड बता रहा है जो कि कैट की बैठने की, यानी कि जो एक्शन जहां पे हो रहा है उस एक्शन की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, कौन सा वर्ड बता रहा है, यस, अंडर. सो अंडर इज प्रेपोजिशन. तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में इसको प्रेपोजिशन का नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये पोजीशन के बारे में बताता है. ये वर्ड टेल्स यू अबाउट द पोजीशन, लोकेशन ऑफ द एक्शन हैपनिंग, कि एक्शन जहां हो रहा है उसकी क्या पोजीशन या लोकेशन है. तो इस वर्ड को बोलते हैं प्रेपोजिशन. सो इस सेंटेंस में अंडर इज प्रेपोजिशन, राइट. और लेट्स मूव टू अनदर पार्ट. एक और हम पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, जो लास्ट पार्ट है सेंटेंस का. क्योंकि हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ ये हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. लास्ट जो पार्ट है दैट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं सेंटेंस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ऑब्जेक्ट बेसिकली सेंटेंस में वो पार्ट होता है जहां पे एक्शन का कंप्लीशन हो रहा होता है, ठीक है. जैसे कि राधा इज डांसिंग ऑन दी स्टेज. राधा क्या है, सब्जेक्ट है, राधा की बात हो रही है. राधा क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है, डांसिंग एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है. अब ये कैसे पता चल रहा है कि राधा आज डांस करे, इज से, हेल्पिंग वर्ब इज इज. सो राधा इज डांसिंग ऑन दी स्टेज. अब जो उसका एक्शन है
वो एक्शन कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, उस पर्टिकुलर वर्ड को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो राधा इज डांसिंग द स्टेज, कहाँ डांस करिए, स्टेज पे, तो स्टेज क्या हो गया, स्टेज हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैं आई जस्ट राइट दिस सेंटेंस ऑल्सो, राधा इज dancing on the stage। तो आप देखिए इस सेंटेंस में बहुत आसान है, किसकी बात हो रही है, आई एम सो सॉरी, इट्स सीरियस हो गया ये। Radha is dancing on the stage. So Radha is what? Subject. We are talking about Radha in this sentence, right? And what action Radha is doing? What action Radha is performing? It's dancing. So dancing is what? Main verb. Action है ये sentence में. Action के time को कौन सा word tell कर रहा है? Is कि present में action हो रहा है. So this is helping verb, right? अब ये जो action हो रहा है, एक्शन कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कंप्लीट कहाँ पे, कहाँ कंप्लीशन ऑफ एक्शन हो रहा है, स्टेज पे, राइट। सो दी स्टेज इज ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ड एक्शन कंप्लीशन को प्रेजेंट करता है सेंटेंस पे, कि जो भी एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है सेंटेंस पे, सब्जेक्ट ने एक्शन शुरू किया, ठीक है, वो एक्शन कहाँ पे, किस जगह पे, किस ऑब्जेक्ट पे, किस पर्सन पे जाके खत्म हुआ। जरूरी नहीं कि वो एक प्लेस ही हो, ऑब्जेक्ट हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वेयर द एक्शन इज एंडिंग, that particular object place person is called object in the sentence, ठीक है। सो यहाँ पर राधा अगर डांस कर रही है तो उसका एक्शन कहाँ खत्म हो रहा है, स्टेज पे, शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। अब स्टेज की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, देखो स्टेज के बहुत सारे लोकेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्टेज के ऊपर, स्टेज के नीचे, स्टेज के लेफ्ट, स्टेज के राइट, समझ में आ गया, स्टेज के ऊपर, स्टेज से अबव, स्टेज से बिलो, अंडर, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, समझ में आ गया। तो इतनी सारी लोकेशंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये क्लियर कर रहा है इस सेंटेंस में दैट राधा अगर डांस कर रही है, ये भी पता चल गया कहाँ उसका एक्शन एंड हो रहा है, स्टेज। लेकिन स्टेज की एक्चुअल लोकेशन क्या है, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, कहाँ, तो ऑन इज द वर्ड विच इज टेलिंग यू द एग्जैक्ट लोकेशन और द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो एक्शन हो रहा है उसके एग्जैक्ट लोकेशन कौन बता रहा है, ये प्रेपोजिशन बता रहा है। सो आई होप विद दीज एग्जाम्पल्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस के, देखिए अब आप खुद देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट। ये मेन मटेरियल चाहिए होता है सेंटेंस को बनाने के लिए और इसी फॉर्मूले से सेंटेंस चलता है, ठीक है। अब हो जाता है कभी कभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बिकॉज उसमें जो मेन वर्ब है वो इटसेल्फ यू नो एनफ टू प्रोवाइड द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। बाकी कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, किसी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन नहीं होता, बट डजंट मीन दैट उनको सेंटेंस नहीं कहा जाता, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंसेस, बिकॉज वी हैव मेनी सेंटेंसेस विच वी कैन मेक by having subject, object, or maybe not having object, or maybe preposition, right? So but ये basic एक formation होता है sentence का, which I wanted to tell you. I hope this is clear to you, ठीक है। इस नीचे वाले sentence में भी देखिए, the cat is sitting under the table। तो cat क्या है, subject है, action क्या कर रही है, sitting का कर रही है, कहाँ उसका action कहाँ खत्म हो रहा है, table पे जाके। So table क्या हो गया, the table who is object, right? एंड टेबल, जहाँ पे वो टेबल पे उसका एक्शन जो है ख़त्म हो रहा है, जो सिटिंग हो रही है, बट सिटिंग की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, टेबल के ऊपर बैठी है, कैट नीचे बैठी है, लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो, कहाँ। सो वो जो पर्टिकुलर वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे अंडर है, इट्स टेलिंग यू द राइट पोजीशन ऑफ द एक्शन एंडिंग अप ऑन द ऑब्जेक्ट। आई होप फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, ठीक है। सो ये मैं आपको आज सिखाना चाह रही थी कि क्या फॉर्मेशन होती है सेंटेंसेस की। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ से। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या सो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। कल के सेशन में प्लीज़ डू ज्वाइन मी, कल फिर से सेंटेंसेस के ऊपर सेशन होगा। आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए आज तो मैंने सिर्फ आपको क्या बताया,
सेंटेंस का फॉर्मेशन। कल हम सीखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ दी सेंटेंस, कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं और कैसे कैसे वो यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। सो द सेंटेंस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट वास्ट, सो विल लर्न इट, will understand it. So please join my session tomorrow, to have more idea of sentences, right? But I'm ending this session, but before that, one of my favorite thing which I always love to do is thought of the day. So आज मैं एक important चीज़ लेकर आई हूँ आप सबके लिए, टाइम। टाइम एक बहुत important word ही नहीं, टाइम की बहुत वैल्यू है हमारी लाइफ में, ठीक है। हम सब, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, उन सब लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है हमारी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे आसपास हमारा एनवायरनमेंट अगर टाइमली बिहेव ना करे तो क्या होगा। सन राइजिंग का एक टाइम है, सन सेटिंग का एक टाइम होता है। अगर सन मॉर्निंग में राइज ना करके शाम को राइज करे तो आप कैन यू इमेजिन द सिचुएशन, यू कैन नॉट, राइट। सेम वे अगर कोई भी, लेट्स से इफ डॉक्टर doesn't reach in time to the patient, तो क्या होगा, उसका इलाज नहीं हो पाएगा ठीक से, हाँ। सो हर चीज़ टाइम से चलती है। सो हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। सो टुडेज टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट, दैट वी हैव टू रियली वैल्यू आवर टाइम। सो एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ आवर लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। सो हमें वो सिंगल सेकेंड, सिंगल मिनट जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है, बिकॉज टाइम सीरियसली हमको उसे बहुत वैल्यू देनी चाहिए। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड विच वी आर वेस्टिंग कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वैल्यू इन आवर लाइफ, हाँ। तो सोचिए ज़रा एक बार, थोड़ा सा आप दबाव डालिए अपने दिमाग पर कि कहाँ हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम। अगर हमारे पास स्टडी का टाइम ख़त्म हो गया है तो प्लीज़ अपने पैशन की चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप जो पसंद करते हो, अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं या आपकी जो हॉबीज़ हैं, वहाँ पे अपना टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। पर बेकार की चीज़ों में लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज टाइम को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि जो है पूरे दिन में मुझे अपना टाइम कैसे 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 कहाँ का यूटिलाइज़ करना है, बिकॉज टाइम बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम टाइम से ना स्टडी करते हैं, ना टाइम से हम बाथिंग करते हैं, ना टाइम से हम खाना खाते हैं, ना टाइम से स्लीप करते हैं। मोस्ट जो आजकल की मोस्ट एक प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ डेज इज़ कि बच्चे वेस्ट देयर लॉट ऑफ टाइम ऑन वॉचिंग देयर फोन। स्क्रीन देखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेटा, आई जस्ट वुड लाइक टू टेल यू दैट ये जो टाइम अभी है ना, इट विल नेवर कम अगेन, वो कभी वापस नहीं आएगा। सो अभी ये जो हमारी एज है ना, ये जो हमारी यंग एज है, इस टाइम हमारे पास बहुत एनर्जी है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक्चुअली हमारे पास टाइम है, बिकॉज वंस वी ग्रो अप, हम बड़े हो जाएंगे, जब हम वी बिकम प्रोफेशनल, तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होंगी कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा कि हम अपने पैशन को फॉलो कर सकें, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकें, या अपनी पसंद से चीज़ें कर सकें। सो दिस इज़ द टाइम वेरी वी हैव टू रियली डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू, बट वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम, ठीक है। सो लेट्स मेक अ टाइम टेबल अपना पढ़ने का, अपनी फेवरेट हॉबीज़ का, कि हम क्या क्या हमें करना पसंद है हम वो कर सकते हैं। एंड टू मच वॉचिंग स्क्रीन और टू मच वॉचिंग फ़ोन से क्या होता है कि हमारी जो है ब्रेन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, हमारी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सो उस टाइम को हम किसी क्रिएटिविटी में यूटिलाइज़ करें, किसी वैल्यू क्रिएटिंग वर्क में यूज़ करें, राइट। सो लेट्स क्रिएट वैल्यू बाय यूटिलाइजिंग आवर टाइम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका जो टाइम है ना, वो आपको हर चीज़ अपने टाइम पे करनी चाहिए। अगर आपका सोने का टाइम है, इट इज़ लाइक योर स्लीपिंग टाइम, तो आप स्लीपिंग टाइम पे सिर्फ स्लीप ही करें। उस टाइम आप कोशिश ना करें कि मैं फ़ोन देख रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ओवरली टीवी देख रहा हूँ। तो सोने का टाइम इज़ सोने का टाइम, खाने का ईटिंग टाइम इज़ ईटिंग टाइम। अगर मुझे पता है दिस इज़ माई लंच टाइम, तो हमें टाइम से खाना खाना चाहिए, टाइम से ब्रेकफास्ट करना चाहिए, टाइम से डिनर करना चाहिए, टाइम से अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, टाइम से हमें मॉर्निंग में उठना चाहिए। क्योंकि देखिए हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप लेट सोएंगे तो सुबह लेट मॉर्निंग में आप अर्ली वेकअप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बहुत क्लियर है। सो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्लीप इन टाइम,
It is important to get up in time. It is important to eat in time. Very very important, because आप अगर healthy नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, right? And it is important to study in time, क्योंकि एक regular अपने आप को knowledge देने के लिए आपको आप चीज़ें recall करते रहें बार बार, उसके लिए आपको routine में पढ़ना भी ज़रूरी है. And also to प्ले इन टाइम, प्ले करना भी ज़रूरी है. और आप देखो कोई बुराई नहीं होती टीवी या वो देखने में, बट देयर इज़ अ टाइम. आप प्लीज़ उसको चैनलाइज कीजिए कि देयर शुड बी अ टाइम टेबल, देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइम टू एवरीथिंग. सोना है, टीवी देखना है, टीवी देखना, बट इट डजंट मीन दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग ओवरली. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल ऑफ माय यंगस्टर जो कि मुझे वॉच करते हैं, प्लीज़ मेंटेन योर टाइमिंग्स, प्लीज़ सेव योर टाइमिंग एंड प्लीज़ फॉलो योर पैशन, योर हॉबीज़. अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, लेट्स नॉट वेस्ट इट. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू. बाय बाय.